अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शॉक को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि शॉक क्या होता है, क्या उसकी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है, क्या क्या सेलुलर लेवल पे, मेटाबॉलिक लेवल पे चेंजेस आती हैं, कैसे जो है वो डिफरेंट शॉक की टाइप्स में पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा। देन जो 5 इम्पॉर्टेंट शॉक की टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फिर एक एक शॉक को जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड फिर लास्ट में हम जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ शॉक की समरी देखेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक मैं जो है वो हिफाजत की दुआ शेयर करना चाहूँगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मुझे जो है वो रात में बिच्छू ने काट लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी रात तकलीफ़ रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अगर शाम को तुमने ये कलमा पढ़ा था, अगर तुम शाम को ये कलमात पढ़ लेते तो तुम्हें बिच्छू नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वो कलमात ये थे, तो सुबह 3 बार और शाम को 3 बार ये पढ़ना जो है वो सुन्नत से साबित है। एक और जगह मुस्लिम में हदीस आती है कि अगर इंसान किसी जगह पे उतरा है तो उतरते ही उसने ये कलमात पढ़ लिए, यानी इसको एक बार पढ़ लिया, तो फिर क्या होगा कि उस जगह से रवाना होने तक जो वहाँ की शर है, जो भी चीज़ें हैं वो उससे महफूज रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मज़ीद जो सुबह और शाम के अस्कार होते हैं वो मैं इंशाल्लाह लिंक के अंदर अटैच कर दूँगी, तो वहाँ से और भी बहुत सारे सुन्नत से साबित हैं सुबह और शाम की दुआएं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह की मखलूक के शर से इसके मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ। यानी अल्लाह की पनाह हमने मांगी है उनके कलमात के ज़रिए से तमाम मखलूक़ात से। तो ये सुन्नत तरीका है हिफाजत में आने का। हम सबको पता है कि नज़र का वजूद है, जादू का वजूद है, हसद होता है, उसके हासिद से बचने के लिए हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। तो इन सब का वजूद है, हमें पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दुआओं के ज़रिए हिफाजत में आना चाहिए। जो दूसरे गलत तरीके हैं, जैसे धागा पहन लेते हैं इंसान या तावीज़ पहन लेते हैं जो कि साबित नहीं है सुन्नत से, तो हमें उससे बचना है। और जो ऑथेंटिक तरीका है जो कि रसूल हमें बता के गए हैं, हमें उसको फॉलो करना है। तो अब हम जो है वो अपने शौक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि शॉक होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन। शॉक में होता ये है कि जो हमारी बॉडी है उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती। अब ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा। अब ब्लड क्यों नहीं पहुँच रहा, अब उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि हार्ट में मसला है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जिसकी वजह से नहीं पहुँच रहा, या ये भी हो सकता है कि ब्लड तो पहुँच रहा हो लेकिन जो ब्लड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारे पास ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। तो हो सकता है कि ब्लड में खुद मसला आ गया हो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँच रहा, या जो ब्लड है उसकी जो है वो कमी हो गई है इंसान के अंदर, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। तो डिफरेंट टाइप्स है शॉक की, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। शॉक बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर जो है वो कमी हो जाती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि क्या सेलुलर लेवल पे चेंजेस आ रही होती हैं। तो सबसे पहले होता ये है कि इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, जो हमारा टिश्यू है उसको सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा या उसको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा कि सेलुलर लेवल के ऊपर हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन क्योंकि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसलिए एनर्जी में डेफिसिट आ जाएगा। एनर्जी में डेफिसिट आएगा तो नॉर्मली जब ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। और जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की जो है वो अक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब लैक्टिक एसिड एक एसिड है तो इसलिए हमारी बॉडी का पीएच जो है वो ड्रॉप कर जाएगा।
पीएच ड्रॉप होने की वजह से बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाएगी। अब जब बॉडी एसिडोसिस में जाएगी तो जो बॉडी के मैकेनिज़म्स हैं सारे वो उसको कोप अप करने की कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो हमारी बॉडी को, तो इसलिए जो है वो वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब क्योंकि ये नॉर्मली हमारी बॉडी में एसिडोसिस नहीं रहता, तो अब क्योंकि एसिडोसिस हो गया है तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई भी बॉडी के अंदर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स चल रहा हो, या बॉडी किसी भी इमरजेंसी में सिचुएशन में हो, या किसी अबनॉर्मल सिचुएशन में हो। तो इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और भी कॉजेज़ हो सकते हैं वेज़ोकंस्ट्रक्शन के, जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है शॉक की कंडीशन में वो डाउन पे जा रहा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो रही हो, या क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन में होता है इंसान तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज़्म ये है कि जो ब्लड है वो सारा कोर बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वाइटल बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड मिल जाए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो हमारी पेरिफ्रीज की वेज़ोकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है ताकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड मिल सके। तो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से बॉडी के मैकेनिज़म्स एक्टिवेट होंगे और वेज़ोकंस्ट्रक्शन होगी। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं वो मतलब कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, पेरिफेरल ब्लड की पूलिंग होगी। अब इन सब की वजह से क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी और यूरिन आउटपुट भी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हमें रिटेन करके रखना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसलिए यूरिन आउटपुट भी जो है वो कम हो जाएगा। अब जब एसिडोसिस हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ख़राब हो जाएगा। अब जब पंप ख़राब होगा तो डिफरेंट जो लाइसोसोम्स हैं वो रिलीज़ होंगे, इंट्रासेलुलर लाइसोसोम्स रिलीज़ होने की वजह से जो सारा मैकेनिज़्म था उसमें चेंजेस आ जाएंगी। पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाएगा, अंदर आएगा पोटेशियम, बाहर जाएगा इफ्लक्स। सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स होगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। फिर लाइसोसोम रिलीज़ की वजह से जो सेल है उसके अंदर इंट्रासेलुलर टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इन सारी वजूहात की वजह से जो हमारी कैपिलरी की एंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाएगी। एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से सेल डिसफंक्शन हो जाएगा, एपोप्टोसिस, सेल की टूटना शुरू हो जाएंगे सेल्स, और क्या होगा कि डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो ये सारा कॉज होता है सारी वजूहात की वजह से जो पीछे पैथोफिजियोलॉजी चल रही होती है बॉडी के अंदर, तो उसका एंड प्रोडक्ट ये निकलता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये शुरू कहाँ से हुआ है, हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा शॉक की कंडीशन में तो वो कैसा फील कर रहा होगा, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। जो वो उसकी स्टेटस है, मेंटल स्टेटस, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हो सकता है पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर है शॉक तो कोमा में चला जाए पेशेंट, या बिल्कुल अनकॉन्शियस हमारे पास आए, या भी अनकॉन्शियस नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रोक नहीं आगे बढ़ा, तो हो सकता है अभी उसको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस शुरू हो। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन की परफ्यूजन है, सेरिब्रल परफ्यूजन, वो भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ब्रेन की परफ्यूजन कम होने की वजह से हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा होता है। पल्स हमारी रैपिड हो जाएगी, वीक एंड थ्रेडी हो जाएगी, क्योंकि वो कोप अप करने की कोशिश करेगा। हार्ट के जो भी मसला आ रहा है, जहाँ भी मसला आ रहा है वहाँ पे ब्लड सही से पहुँचा दिया जाए, तो इसलिए पल्स हमारी रैपिड हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसके अंदर क्या होगा, वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो रही होगी कि बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोर ऑर्गन्स को ब्लड पहुँचे, तो पेरिफ्रीज में हमारी वेज़ोकंस्ट्रक्शन होगी। और क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो वो भी हमें वेज़ोकंस्ट्रक्शन करा रहा होगा। और क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपोपरफ्यूजन है, सही से ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, इसकी वजह से भी बॉडी जो है वो क्या होगी, कूल हो जाएगी। जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का चल रहा होता है तो हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म रहती है, लेकिन अब क्योंकि नहीं है ब्लड और ऑक्सीजन तो बॉडी कूल होने लग जाएगी। जो पेरिफ्रीज हैं वो वार्म होती हैं सिर्फ एक टाइप ऑफ शॉक में, जो कि है सेप्टिक शॉक। बाकी सारे शॉक्स में हमारी जो पेरिफ्रीज हैं वो वार्म होंगी। अब ये जो सारे हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं ये कॉमन है सारे ही जो है वो शॉक के अंदर, यानी कि एक जनरल हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। एक एक करके भी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक में क्या क्या डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है।
तो ओवरऑल शॉक्स के अंदर ये सिचुएशन आ रही होती है। लेकिन जो सेप्टिक शॉक होता है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसके अंदर पेरिफ्रीज क्या होंगी, वार्म होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी वार्म होगी। ओलिग्यूरिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो किडनी है उसके अंदर परफ्यूजन कम हो गई है, उसको सही से ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से परफ्यूजन कम होने की वजह से, रीनल परफ्यूजन कम होने की वजह से ओलिग्यूरिया हो जाएगा, यूरिन जो है वो कम हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होगा ताकि जो भी ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा कर सके, और क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उसका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो हाइपर वेंटिलेशन कराता है, तो ज़्यादा जो है वो पेशेंट सांस ले रहा होगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, एंड प्रोडक्ट फटीग हो जाएगा पेशेंट। अब हम जो टाइप्स हैं शॉक की उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कॉमनेस्ट टाइप है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वो क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो वॉल्यूम है, जो ब्लड है, जो मीडियम है जो कि लेके जाता है ऑक्सीजन, उसकी जो है वो कमी हो जाती है। नॉर्मल अगर अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 5.5 लीटर जो है वो ब्लड होता है ऑन एवरेज, और फीमेल्स के अंदर 4.5 लीटर जो है वो हमारे पास एवरेज जो है वो ब्लड का वॉल्यूम होता है। तो अगर इन दोनों को मिला के हम बात करें तो समझ लो एवरेज पे हम 5 लीटर ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लड का वॉल्यूम है। तो हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होता है कि वो जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 होना चाहिए तो वो 3 हो जाता है या 2 हो जाता है। तो हाइपोवॉल्यूमिया क्यों हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है हैमरेज हो गया हो। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जो मोस्ट कॉमन उसका कॉज होता है वो होता है हैमरेज, यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है तो ब्लड का एवरेज वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। या हो सकता है उसे स्वेयर डायरिया हो, डायरिया में भी हमारी बॉडी में से जो है वो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। अब जो ब्लड है वो तमाम चीज़ों से मिलकर बना होता है, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड की परसेंटेज भी होती है। तो डायरिया में क्योंकि फ्लूइड हमारी बॉडी से निकल रहा होता है तो इसलिए हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा होता है। या हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गई हो पेशेंट को, वो ले ही नहीं रहा फ्लूइड सही से, तो इसलिए भी हो सकता है कि उसका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में वो चला जाए। सेकेंड इज़ कार्डियोजेनिक। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या था कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। कार्डियोजेनिक में अब ये है कि वॉल्यूम तो सही है ब्लड का, 5 लीटर ही है, लेकिन जो हार्ट है उसके अंदर मसला आ गया है, तो हम इसको कहेंगे कार्डियोजेनिक। हार्ट में कोई भी मसला आ सकता है, हार्ट पंप सही नहीं कर रहा, या कोई भी जो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, MI हो गया है, एरिथमियास हो गए हैं, तो उसकी वजह से हार्ट की जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कम हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम भी 5 लीटर सही है, हमारे पास हार्ट भी काम कर रहा है, लेकिन आगे जाके वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, वेसल्स कहीं पे जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है जिसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा, क्योंकि पीछे वेसल्स के अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो टाइप है शॉक की 4th नंबर पे, तो इसमें ये होता है कि जो वेसल्स होती हैं हमारी वो डायलेट हो जाती हैं, अब वेजो डायलेशन हो जाती है। अब वेजो डायलेशन क्यों हो रही है, तो उसकी 4 जो है वो टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। हो सकता है एनाफाइलेक्सिस हो गया हो। एनाफाइलेक्सिस क्या है, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट कर रही हैं। या हो सकता है न्यूरोजेनिक शॉक हो, डिस्ट्रीब्यूटिव की ही ये टाइप है, न्यूरोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसने वेसल्स के ऊपर कंट्रोल किया हुआ होता है। एक नॉर्मल टून होती है हमारी वेसल्स की जो कि हर वक्त मेंटेन रहती है। अगर वो टून जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अगर वो टून थोड़ी लेस हो जाए तो वेजो डायलेशन हो जाती है। तो एक नॉर्मली जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम ने हमारी वेसल्स को कंट्रोल किया हुआ होता है, एक टोन मेंटेन की हुई होती है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम का वेसल्स के ऊपर से कंट्रोल किसी वजह से कट जाए, ख़त्म हो जाए, तो हमारी वेसल्स क्या हो जाएंगी, वेजो डायलेट हो जाएंगी। तो न्यूरोजेनिक शॉक में यही होता है कि नर्वस सिस्टम का जो वेसल्स के ऊपर टोन है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन हो रही होती है। सेप्सिस क्या है कि ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया आ गया है जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स डायलेट हो रही हैं।
फिर है साइकोजेनिक शॉक, यानी किसी टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी हमारी वेसल्स डायलेट हो सकती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में होता क्या है, हमारी वेसल्स डायलेट हो रही हैं। वेसल्स क्यों डायलेट हो रही हैं, उसके पीछे ये चार जो है वो वजह हो सकती है। फिर है हमारे पास डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव में क्या होता है कि जो ब्लड है, जो मीडियम है ऑक्सीजन लेके जाने का, तो उस मीडियम की कैपेसिटी ऑक्सीजन को कैरिंग करने की वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कोई पॉइजनिंग हो गई हो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई हो, या हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर जो है वो कोई मसला आ गया हो। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो HB है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन को ट्रैवल करा के डिफरेंट जगहों पे लेके जाता है। तो हमारे जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर हो सकता है कोई डिफॉर्मिटी आ गई हो, उसके अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई पॉइजनिंग की वजह से उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया, वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जा रहा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है डिसोसिएटिव शॉक में, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। तो अब ये जो 5 टाइप्स है शॉक की, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो है वो प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की, जिसकी वजह हमने पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। अब क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसकी वजह से प्री लोड हो जाएगा, प्री लोड कम होगा। अब हम देखते हैं प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है। प्री लोड का मतलब है कि हार्ट के पंप करने से पहले जो, यानी हार्ट के पहले जो भी ब्लड आ रहा है, जो भी उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसको हम कहते हैं प्री लोड। यानी कि हार्ट की पंपिंग से पहले या हार्ट से पहले जो भी उसके पास फ्लूइड आ रहा है, जो भी उस पर प्रेशर लग रहा है, उसे हम कह रहे हैं प्री लोड। आफ्टर लोड क्या है, हार्ट के बाद या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर है या कितना उसके पास वॉल्यूम है, उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या है कि हार्ट खुद कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होगा कि हमारी बॉडी का फ्लूइड, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो इसलिए हमारे पास जो प्री लोड है, जो ब्लड जाना है हमारी हार्ट को, वो कम हो गया है। आफ्टर लोड यानी जो हार्ट से वापस आना है ब्लड, वो क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है कि उसने बॉडी को जो है वो देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से जो हार्ट है वो भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को कहेगा कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि ऑक्सीजन जो है वो पहुँच सके। अब प्रीलोड तो कम है, उसके पास ब्लड तो कम है, लेकिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कि जितना भी ब्लड है वो आगे पहुंच जाए, इसलिए आफ्टर लोड जो है वो हार्ट के बाद जो ब्लड जा रहा है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये कोशिश करेगा, कंपनसेट करेगा इंक्रीज़ करने की, लेकिन बाद में ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वॉल्यूम है ही नहीं। सेकेंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि जिसकी अभी हमने टाइप्स पढ़ी थी कि न्यूरोजेनिक हो सकता है, नर्वस सिस्टम और वेसल्स का वो ख़त्म हो गया है, वेसल्स वेज़ोडाइलेट हो गई हैं किसी एनाफाइलेक्सिस की वजह से, या एलर्जिक रिएक्शन या हिस्टामीन रिलीज़ की वजह से वेज़ोडाइलेशन हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है। तो वेज़ोडाइलेशन को हम इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास पाइप है जो कि हम प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस पाइप के अंदर अगर हम आगे उसके हाथ रख देते हैं, फिंगर रख देते हैं, तो जो उसमें से पानी निकल रहा होता है वो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसका ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो उसमें से फिर आता है, उसका प्रेशर से पानी निकलता है। तो क्या होगा कि हमने उसकी पाइप का डायमीटर छोटा किया तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा हो रहा होता है। जब डायमीटर बड़ा होने की वजह से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा होता है कि प्रीलोड जो कि जा रहा है, जो प्रेशर हार्ट के ऊपर जा रहा है वो भी कम हो जाएगा, और जो उससे निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेज़ोडाइलेशन हो गई है वेसल्स की, जो हमारे पास प्रेशर है वो कम हो गया बॉडी के अंदर। हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हार्ट की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके। फिर है हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है कि हार्ट के अंदर कोई मसला आ गया है, तो हार्ट के अंदर मसले की वजह से जो हार्ट की अपनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जो हमारा
प्री लोड है वो प्री लोड एंड आफ्टर लोड वो दोनों इंक्रीज़ करेगा। वो क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि ब्लड की जो वो पूलिंग हो रही होगी। अब अगर हम इस पिक्चर से इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी ये ब्लर है लेकिन मैं इसको बताती हूँ कि ये वाला है हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या है कि वॉल्यूम कम हो गया ब्लड का, हो सकता है कहीं से वॉल्यूम ट्रॉमा की वजह से निकल गया है या डिहाइड्रेशन हो गया, तो इसमें रिप्रेजेंट करें वो कि बॉडी के अंदर से वॉल्यूम कम हो रहा है। ये है हमारे पास कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक में क्या मसला था? हार्ट के अंदर मसला था। तो अब हार्ट के अंदर मसला है तो क्या होगा कि प्री लोड भी इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट आगे पंप ही नहीं कर रहा तो हार्ट के पीछे ब्लड की पूलिंग होने लग जाएगी, इसलिए हमारे पास प्री लोड इंक्रीज़ कर रहा है। अब हार्ट काम नहीं कर रहा तो उसके बाद आफ्टर लोड क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि एक पूरा साइकिल चलता है ना हमारे हार्ट में कि जो हमारे पास आता है ब्लड फिर वो आगे जाता है, तो जब आगे ही नहीं आ रहा तो पीछे सारी क्या होने लग जाएगी? पुलिंग होने लग जाएगी। तो इसलिए जो है वो आफ्टर लोड और जो प्री लोड है वो दोनों कार्डियोजेनिक के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज ब्लड की पूलिंग हो रही होती है। ये है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि ये यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो कि वाइट कलर की वो दिखा रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ग्रेट वेसल्स जो होती हैं हार्ट की उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव में प्री लोड आफ्टर लोड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो रहा होता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है उसमें क्या होगा? उसकी कॉज हो सकती है कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट है उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो ब्लड अकोमुलेट हो गया है। का जो हमारी हार्ट के इर्द गिर्द जो वो होती है जो कि मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, उसके अंदर हार्ट जमा हो गया है तो वो हार्ट की अफेक्ट करेगा कि आगे हार्ट को नहीं पहुंचाने दे रहा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी। नीमोथोरेक्स हो सकता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है कि कोई एम्बुलेंस है जो कि ब्लॉक कर रहा है कि आगे जो है वो ब्लड फ्लो ना कर सके। तो ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का कोई भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से हमारा जो आफ्टर लोड है वो बढ़ जाएगा। आफ्टर लोड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और इस जगह पे हमारे पास ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा होगा बार बार हार्ट को कि तुम ज़्यादा पंप करो ताकि ये जो जगह है इसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन के आगे वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा तो वहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए हमारी हार्ट की अपनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लड को पंप कर सके। इसी वजह से आफ्टर लोड बढ़ जाएगा ताकि इस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो जगह है उसको ब्लड मिल सके। और हमारा जो प्री लोड है वो क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे ब्लड जा ही नहीं पा रहा तो हमारे पास इसलिए पीछे आ भी नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए जो है वो प्री लोड कम हो जाएगा। फिर है हमारे पास डिसोसिएटिव में क्या होता है कि जो हमारा HP है उसके अंदर कोई मसला आ गया है, उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो गई है इसलिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो क्योंकि मसला ऑक्सीजन के अंदर है यानी ऑक्सीजन के मीडियम के अंदर है तो ब्लड भी पूरा होगा, हार्ट भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हार्ट को कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पंप करो ताकि ब्लड जो है वो पहुंच सके जगहों पे और उसकी ऑक्सीजन नीड पूरी हो सके। इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से प्री लोड आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो देखेगा कि प्री लोड और आफ्टर लोड के इंक्रीज़ होने की वजह से भी नहीं पहुंच रहा ऑक्सीजन, तो फिर वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर कम होगा, ये होता जाएगा। लेकिन क्योंकि मसला ना तो प्री लोड में ना आफ्टर लोड में ना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में है, मसला क्या है? ब्लड के अपने वॉल्यूम के अंदर। तो ये लोग सब कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सारा मसला ब्लड के अपने ऑक्सीजन कैपेसिटी के अंदर है। ये जो लास्ट पिक्चर है ये हमारे पास जो है वो उसकी है, जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ शॉक रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसकी ये जो है वो पिक्चर दिखाई गई है। हमारे पास की जो वेसल्स हैं ये डायलेट हो रही हैं, ये एरोस शो कर रहे हैं कि हमारे पास वेसल्स क्या हो रही हैं? डायलेट हो रही है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक जैसे एनाफाइलैक्सिस, न्यूरोजेनिक वगैरह। तो वेसल्स के डायलेट होने की वजह से प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? कम होगा और हार्ट उसको कंपनसेट करने की हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा होगा, ब्रेन उसको कह रहा होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये सारा जो है वो हमारे पास शॉक्स की टाइप हो गई। अब हम जो है वो जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। हम एक एक करके जो सारी टाइप्स हैं शॉक की उनको देखेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होगा, उसके पर्टिकुलरली इस वाले शॉक के सिम्टम्स क्या आएंगे कि पेशेंट रैपिडली ब्रीथिंग करेगा ताकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को पूरा कर सके, वही कि जो हमारे पेरिफ्रीज हैं वो कोल्ड हो जाएंगी, मेंटल स्टेटस उसका ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होने की वजह से ऑल्टर होगा, रेस्टलेसनेस होगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ हुआ है तो वो कहेगा, तो उसकी एक्टिवेशन की वजह से वो जो सारे सिम्टम्स वो होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिव थर्स्ट होगी, रैपिड एंड वीक पल्स होगी, नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे हाइपोवॉल्यूमिक के सिम्टम्स हैं, ये प्रेजेंटेशन है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अब हम देखते हैं। पहली चीज़ ये है ब्लड लॉस के, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या हो रहा था कि हमारे ब्लड की कमी हो रही होती है, ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो अब क्लास 1 में क्या है, अभी 750 ml जो है वो ब्लड का लॉस हुआ है। हमने वो जो एवरेज लिया था कि 5 लीटर हमारे पास क्या है, ब्लड है, तो 5 लीटर में से 1 लीटर से कम जो है वो ब्लड का लॉस हुआ है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो अभी 750 ml का लॉस हुआ है, यानी कि 1 लीटर से कम जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर 750 ml लॉस हो गया, तकरीबन 15%। ये है क्लास 1। क्लास 2 में क्या होगा कि जो 750 से 1500 तक जो है वो लॉस हो गया, यानी 1 लीटर से ज़्यादा, 15 to 30%। फिर क्लास 3 में क्या है कि जो लॉस है वो 1500 से 2000 ml तक ब्लड का लॉस हो गया। जैसे अगर हमारे पास 5 लीटर है तो 5 लीटर में से 2 लीटर जो है वो कम हो गया है, 3 लीटर बाकी रह गया, तो 30 to 40% ब्लड का लॉस हो गया है। और क्लास 4 में क्या है, 2000 से ज़्यादा यानी 40% से ज़्यादा जो है वो ब्लड का लॉस हुआ है, तो ये क्लास है 4। अब इन ब्लड के लॉस की वजह से क्या क्या बाकी सिस्टम्स पर चीज़ें हो रही होती हैं उनको देखते हैं। जो हार्ट रेट है, पहले तो वो क्योंकि क्लास 1 है इसके अंदर 750 ml का लॉस है तो 100 से लेस ही होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ट क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ताकि ब्लड जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, उसको पूरा कर सके ऑक्सीजन की कमी को, तो इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, 100 होगा, देन ग्रेटर देन 120, देन ग्रेटर देन 140। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, पहले तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर क्या होगा कि जो हमारा डायस्टोलिक है वो रेज होगा ताकि वो कंपनसेट कर सके, लेकिन फिर वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट जो है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेटरी रेट पहले 20 है, फिर 20 से ज़्यादा, फिर 30 से ज़्यादा, फिर 40 से ज़्यादा, पेशेंट बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होगा, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा ताकि ऑक्सीजन की नीड्स को पूरा कर सके। यूरिन आउटपुट अगर हम नॉर्मली देखें तो 0.5 ml पर kg होता है, तो 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें उससे 60 से, कि नॉर्मली कि अगर 60 जो है वो पेशेंट का जो है वो वेट है 60, तो अगर हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 30। तो यूरिन आउटपुट एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर 30 होता है, तो अभी शुरू में 30 ही है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, लेस देन 30 ही यूरिन आउटपुट है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी रीनल परफ्यूजन कम हो रही है, किडनी को सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो इसलिए हमारे पास जो है वो ये कम होता जाएगा। 30 से 20 हो गया, फिर 20 से 10 और फिर लेस देन 10 यूरिन आउटपुट कम होता जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ पहले तो नॉर्मली जैसे नॉर्मल होती हैं वो होंगी, जैसे हल्की हल्की वार्म होती हैं नॉर्मल वो रहेंगी, लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो रही होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, तो इसलिए पेल हो जाएंगी और फिर बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी। मेंटल स्टेटस पहले तो अलर्ट होगा, लेकिन जैसे थोड़ा सांस इंसान ज़्यादा ले रहा होगा और उसका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो रहा होगा तो उसकी वजह से वो अनएक्शियस हो जाएगा, फिर वो थोड़ा एग्रेसिव और ड्राउजी सा होगा, फिर वो कंफ्यूज्ड या अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये सारी इसकी जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक की क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की हम किस तरह मैनेजमेंट करेंगे। तो प्राइमरी मैनेजमेंट में हमारे पास ये आ जाता है ABCD।
अब ABCD में पहले C क्या है, कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग, यानी सुअर ब्लीडिंग हो रही है, किसी पार्ट से एक्सीडेंट हुआ है और हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कोई कपड़ा बांध दे, कोई चीज़ बांध दे ताकि उसको रोक सकें। देन है ए का मतलब है हमारी एयरवे को मैनेज करेंगे। एयरवे के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्वाइकल होता है उसको देखेंगे कि सर्वाइकल में फ्रैक्चर तो नहीं आया, सर्वाइकल की स्टेबलाइजेशन करेंगे। बी के अंदर हमारे पास होता है, बी के अंदर है ब्रीथिंग को देखेंगे। सी है हमारे पास सर्कुलेशन, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। डी है एवेलुएशन ऑफ डिफॉर्मिटी, कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं हुई। एंड ई है हमारे पास एक्सपोजर के एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचा रही है तो उसको एनवायरनमेंट को सही करेंगे। फिर हमारे पास ई है, हमारे पास ई है एक्सपोजर, और एक्सपोजर यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसको सही करेंगे। एंड एफ है हमारे पास फ्लूइड थेरेपी। तो सी कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग, ए एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी सर्कुलेशन, डी एवेलुएशन ऑफ एनी डिफॉर्मिटी एंड ई एक्सपोजर, एफ फ्लूइड थेरेपी। तो ये हम प्राइमरी सर्वे के अंदर इसकी ABCD को मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है वो उसके अंदर कैन्यूला लगाएंगे ताकि जो उसकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, वॉल्यूम कम हो गया तो उसको वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकें थ्रू IV। अब जो बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन है ब्लड की रिप्लेसमेंट का एमरजेंसी में वो होता है रिंगर लैक्टेट। तो उसको हम पेशेंट को रिंगर लैक्टेट लगाएंगे ताकि उसका ब्लड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो सके। रिंगर लैक्टेट नहीं है तो हमारे पास नॉर्मल सलाइन हम उसको लगाएंगे। अगर जो हमारे पास पैक्ड RBCs ब्लड मौजूद है पेशेंट की, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो अगर हमारे पास ब्लड मौजूद है तो हम उसको ब्लड भी लगा सकते हैं। लेकिन ब्लड लगाने के लिए हमें पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या ब्लड ग्रुप है। तो अगर ब्लड ग्रुप हमें पता है तो हम वही ब्लड ग्रुप लगाएंगे, अगर नहीं पता तो O नेगेटिव लगाएंगे, यूनिवर्सल डोनर जो है हमारा। देन हम जो है कंट्रोल करेंगे कोई भी ब्लीडिंग को और फिर अरेंज करेंगे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की कि क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करेंगे पेशेंट के अंदर, तो एक है बेसलाइन या मिनिमम जो हम चीज़ें मॉनिटर कर रहे होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया, और एक है एडिशनल मॉडलिटीज़। तो पहले हम मिनिमम की बात करते हैं या बेसलाइन की बात करते हैं कि क्या क्या बेसलाइन के अंदर चीज़ें कराएंगे। तो हम उसकी ECG देखेंगे, हम जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर से हम जो है वो ऑक्सीजन को देखेंगे कि कितना जो है वो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद है। देन हम BP को मॉनिटर करेंगे कि उसकी BP का क्या लेवल है। एंड देन हम जो है वो यूरिन आउटपुट को देखेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखेंगे, BP से हम जो है वो उसका BP चेक करेंगे। और फिर हमारे पास जो है वो यूरिन आउटपुट है जो कि हम उसका मॉनिटर करेंगे। यूरिन आउटपुट जो है वो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये हमारी डेप्थ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि ये यूरिन आउटपुट तब कम होता है जबकि बॉडी बहुत ज़्यादा उसके अंदर चली जाती है कि किडनीज़ को भी ब्लड बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो बेस्ट क्राइटेरिया यूरिन आउटपुट होता है। फिर एडिशनल मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो हम सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करेंगे। उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है हम फाइंड करते हैं जहाँ हार्ट का वेना कैवा होता है, सुपीरियर वेना कैवा, वहाँ पे हम ब्लड का प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। इन्वेसिव BP भी मेजर किया जाता है। इन्वेसिव BP ऐसे मेजर किया जाता है कि हम जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो है वो BP के मॉनिटरिंग की डिवाइस जो है वो कैथेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये स्वेयर पेशेंट के अंदर जिसमें हर वक्त हमें देखना होता है, मॉनिटर करना होता है कि क्या BP के लेवल्स हैं, उसके अंदर हम ये इन्वेसिव BP करते हैं कि कैथेटर वेसल्स के अंदर डाल देते हैं और फिर BP की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली। कार्डिक आउटपुट हम फाइंड करेंगे, देखेंगे, और बेस डेफिसिट एंड सीरम लैक्टेट हम जो है वो उसकी लैब्स करा के देखेंगे कितना लेवल पे है। सीरम लैक्टेट क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट के अंदर, एसिड लैक्टेट की अकुमुलेशन हो रही है, तो हम देखेंगे कि उसका क्या लेवल है। फिर हम बेस डेफिसिट भी देखेंगे। अब बेस डेफिसिट क्या है? बेस डेफिसिट का मतलब है कि हमारा जो pH था ब्लड का 7.40, तो कितना हमें जो है वो बेस चाहिए कि ताकि हम जो ब्लड का pH है उसको हम वापस नॉर्मल के ऊपर लेके आ सके। क्योंकि ब्लड का pH कम होके एसिडोसिस हो गया, कम हो गया है, तो हमें कितनी बेस चाहिए
मिली मोल के अंदर कितनी अमाउंट चाहिए बेस की हमें, ताकि जो है वो हम ब्लड के पीएच को दोबारा नॉर्मल के ऊपर ला सकें। तो इसे कहते हैं बेस डेफिसिट, कि हमें कितनी कंसंट्रेशन चाहिए इसको वापस लेके आने के लिए ताकि हम पीएच मेंटेन कर सकें। तो हम उसको वो कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना बॉडी में बेस इंसर्ट करनी है। देन हम जो है वो बात करते हैं एंड पॉइंट रिससिटेशन की, यानी कि अब हमने उसकी सारी मॉनिटरिंग कर ली है, उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दी है। अब फिर हम एंड में देखेंगे कि सारी चीज़ें नॉर्मल पे आ गई हैं, सीरम लैक्टेट, बेस डेफिसिट और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह है उसको हम आखिर में मॉनिटर करेंगे। तो ये है हमारे पास सारा कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक नहीं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हमने सारा डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक को। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर मसला आ रहा है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा होगा। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी सिस्टमिक टिश्यू की परफ्यूजन डिक्रीज़ करेगी, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, यानी ब्लड की जो है वो पूलिंग हो रही होगी। अब हो सकता है ब्लड से पीछे जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है, एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे हो सकता है ब्लड की पूलिंग हो रही हो, पल्मोनरी कंजेशन यानी पल्मोनरी एडिमा, पूलिंग हो रही हो ब्लड की। और जो है हमारा कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की अपनी आर्टरी होती है, उसको हो सकता है कि परफ्यूजन ना मिल रही हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है हार्ट की वो डिक्रीज़ हो रही है, कार्डिक वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। तो क्योंकि हार्ट की अपनी आर्टरी को नहीं परफ्यूजन मिल रही, तो इसकी वजह से भी जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मज़ीद डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, क्योंकि मसला हार्ट के अंदर है, तो हम इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, हम चेस्ट रेडियोग्राफी कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी कराएंगे। एंड ये सारी चीज़ें क्यों करा रहे हैं, ताकि हार्ट की मॉनिटरिंग कर सकें कि मसला कहाँ पे है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम इनिशियल मैनेजमेंट यही करेंगे कि उसका हाइपोवॉल्यूमिया और हाइपोटेंशन को सही करने की कोशिश करें, अनलेस कि अगर पल्मोनरी एडिमा हो, अगर पल्मोनरी एडिमा मौजूद है तब हम उसको फ्लूइड नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड की पूलिंग हुई हुई है उसकी बॉडी के अंदर। हम जो है वो कॉज देखेंगे कि जो हार्ट क्यों काम नहीं कर रहा, क्या उसकी रीज़न है, एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई और हार्ट की बीमारी है। तो जो हार्ट की डिजीज़ होगी उसको क्योर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर एमआई है, कोई थ्रोम्बस की वजह से जो है वो एमआई हो गया, तो हम एस्पिरिन, हेपेरिन दे के उसको ब्लड को जो है वो थिन वगैरह करेंगे ताकि पहुँच सके हार्ट को ब्लड। और हम जो है वो अगर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है तो हम रीवेस्कुलराइजेशन करेंगे हार्ट की, यानी जैसे कोई आर्टरी के अंदर प्लैक बन गया है या एम्बुलेंस जाके फंस गया है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमल सर्जरी करके, सर्जिकल प्रोसीजर करके वहाँ पे स्टंट डाल देंगे कि खुली रहे हमारी आर्टरी, या थिनर्स उसको देंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यानी कि ये सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी हार्ट की तब। कार्डियोजेनिक शॉक के बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की जैसे हमने बात की थी कि 4 टाइप्स हैं, न्यूरोजेनिक है, एनाफाइलेक्टिक है, सेप्टिक है, और जो है वो साइकोजेनिक होता है जो कि टेंशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में जैसे हमने कहा था कि न्यूरोजेनिक शॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी ब्रेन और वेसल्स का कंट्रोल कट हो गया। अब क्यों कट हो गया है, हो सकता है कि कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो सकता है कि हमारा नर्वस सिस्टम और वेसल्स का कंट्रोल जो टोन है वो डिस्टर्ब हो गया हो, वेज़ोडाइलेशन हो, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। एनाफाइलेक्सिस में हमने बात की थी कि कोई जो है वो क्या हो रहा है, एलर्जी रिएक्शन की वजह से, हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से वेज़ोडाइलेशन हो रही है। सेप्सिस में भी बैक्टीरिया की वजह से वेज़ोडाइलेशन हो रही है। तो इन सब में होता क्या है, वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है। तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होगा, वेसल्स डायलेट हो रही हैं। अब जब वेसल्स हमारी डायलेट हो रही हैं तो वेसल्स की डायलेशन की वजह से जो ब्लड है वो क्या करेगा, ब्लड का जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिया इसलिए होगा कि कैपिलरीज़ के अंदर से जो फ्लूइड है वो लीक करेगा, और फ्लूइड लीक करने की वजह से क्या होगा कि पेरिफ्री के अंदर फ्लूइड लीक कर जाएगा, पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा। और हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड कम होने लग जाएगा। अब क्योंकि वेसल्स डायलेट कर रही हैं, वेज़ोडाइलेशन हो रही है, तो इसलिए जो है वो सिस्टमिक
वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। जैसे अभी हमने पाइप की बात की थी कि पाइप का डायमीटर बड़ा करने की वजह से उसके जो प्रेशर है पानी जो आ रहा होता है उसमें से वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही है, जब हमारी वेसल्स डायलेट करेंगी तो हमारा जो रेजिस्टेंस है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लीक होने की वजह से कैपिलरीज की हाइपोवॉल्यूमा हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा, अक्यूमुलेशन होगी पेरिफ्रीज के अंदर, जहाँ जहाँ लीक कर रहा होगा कैपिलरीज से ब्लड या फ्लूइड, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। एंड देन ऑर्गन्स को परफ्यूजन नहीं पहुँचेगा, हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से जो है वो पीपी हमारा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर। वेज़ोडाइलेशन की वजह से जो हो रहा है तो इसके अंदर वेसल्स डायलेट कर रही हैं, हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा होता है और रेजिस्टेंस कम हो रही होती है। अब जैसे कि इसकी एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की, हमारे पास टाइप है न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक शॉक क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रेन और वेसल्स का कनेक्शन कट ऑफ हो गया है। तो इसी के सिमिलर हमारे पास एक टाइप होती है स्पाइनल शॉक। उसका भी ताल्लुक ब्रेन से ही होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी कॉज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो यहाँ पे हमारे पास सेप्टिक शॉक है, इसको हम लास्ट के अंदर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो न्यूरोजेनिक शॉक और स्पाइनल शॉक की अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है पेशेंट के अंदर, लेकिन ये जो स्पाइनल शॉक होता है इसमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हमारा ब्रेन का जो कंट्रोल होता है हमारे रिफ्लेक्सेस के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे डिमिनिश हो जाते हैं टेम्पोरेरली। तो इसमें कॉज क्या है कि टेम्पोरेरली हमारी मसल पावर, हमारे रिफ्लेक्सेस क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं। न्यूरोजेनिक में क्या है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स नहीं मिल रहे, हमारा ब्रेन और हमारे वेसल्स का टोन ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वेज़ोडाइलेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, इसलिए शॉक होगा। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक हैं। इनकी प्रेजेंटेशन तकरीबन एक जैसी होती है, दोनों में हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकाइनेसिया होगा। इसके अंदर जो रिफ्लेक्स है हमारे पास बल्बो कैवर्नस वो एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल होगा। इसमें जैसे बात की थी अभी हमने कि टोन कम हो जाएगी हमारी मसल्स की, तो इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगी और इसमें वेरिएबल। ये दोनों जो हैं हमारे पास शॉक की टाइप्स, स्पाइनल शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, इन दोनों की वजह एक ही होती है, एक ही हो सकती है कि हमारी कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है या इंजर हो गई है, तो उस इंजरी के 48 to 72 आवर्स तक ये चीज़ चलेगी कि एरिफ्लेक्सिया हो जाएगा पेशेंट में और जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो है ये फिर 3 दिनों के अंदर, मतलब 1 to 2 डेज़ के अंदर फिर ये ठीक हो जाता है। मैकेनिज़्म वही है कि क्या हुआ है, हमारी ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम था उसमें मसला होने की वजह से एरिफ्लेक्सिया हो गया है, और इसमें क्या था कि वेज़ोडाइलेशन की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब अगर हम नेक्स्ट शॉक की बात करें वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या हुआ है कि वेसल्स जो थी हमारी ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। उसकी हमने बात की थी, कोई एम्बोलाई ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है वेसल को, या जो है वो कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से। तो उसके अंदर हम क्या एग्जामिन करेंगे? उसके अंदर हम देखेंगे कि हाइपोटेंशन है कि नहीं है। उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंटेशन होगी? हाइपोटेंशन होगा, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगी। जुगुलर वीनस डिस्टेंशन का ये मतलब है कि हमारी जो जुगुलर वेन है वहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, जिसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंट हो जाएगी। टेकिकार्डिया होगा, कोल्ड जो है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी। मैनेजमेंट क्या है कि ट्रीट करें जो भी कॉज है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अगर कोई एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को ठीक करने के लिए हम देंगे उसको एम्बुलेंस, या थ्रोम्बस है तो वहाँ पे हम थेरेपी देंगे ताकि उसको हम जो है वो कट डाउन कर सकें। एस्पिरिन वगैरह देंगे ताकि ब्लड थिन हो जाए और पास करे, या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए थेरेपी देंगे आईवी के थ्रू, ताकि जो एम्बुलेंस है और हमारे पास थ्रोम्बस है उसको हम जो है वो लिक्विडिफाई कर सकें। अब नेक्स्ट है डिसोसिएटिव शॉक। डिसोसिएटिव शॉक में क्या था कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी, हीमोग्लोबिन जो था उसके अंदर मसला आ गया था कैपेसिटी में। अब ये क्यों हो सकता है?
हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, या हो सकता है कि हेमोग्लोबिन के अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई मसला आ गया हो, जैसे हीमोग्लोबिनीमिया में क्या हो रहा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, जबकि वो नॉर्मली रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए होता है, तो उसकी वजह से कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। टिश्यू परफ्यूजन तो सही होगी, ब्लड तो पहुंच रहा होगा, लेकिन जो ब्लड पहुंच रहा है उसके पास सही से ऑक्सीजन होगी नहीं, जिसकी वजह से हमारे आगे टिश्यूज़ के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा। जो कि मैंने बात की थी कि हम सेप्टिक शॉक की लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास है वेज़ोडाइलेशन। सेप्टिक शॉक में जैसे हमने बात किया था कि वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, तो वेज़ोडाइलेशन के अंदर पेशेंट की जो सेप्टिक शॉक है उसमें प्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होता है सेप्टिक शॉक, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो फीवर होगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन होगा, एक्सट्रीमिटीज़ वार्म होंगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, एडिमा होगा। और इन्वेस्टिगेशन में हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, WBCs आएंगे, CBC के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो रेज हो रहे होंगे। अगर आसान हो रही है, हम 2 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक करते हैं। अच्छा, तो हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में हम जो है वो कराएंगे सेप्टिक शॉक के अंदर CBCs देखेंगे, उसके अंदर न्यूट्रोफिल होगा, WBCs होंगे, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ हुआ है बॉडी के अंदर, वो रेज्ड हुए हुए होंगे। ब्लड कल्चर में करेंगे तो हमें पर्टिकुलरली जो है वो बैक्टीरिया मिल जाएगा ब्लड कल्चर के अंदर कि किस बैक्टीरिया ने सेप्सिस कराया हुआ है।
हम यूरिया, क्रेटिनाइन और जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स चेक करेंगे। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखेंगे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो रिलीज़ हुए हुए होंगे, लेकिन CRP और ESR दोनों रेस हो जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्कर होता है CRP, क्योंकि ये जो है वो मॉनिटर करने के लिए अच्छा होता है कि अगर हमने कोई ट्रीटमेंट दिया है, हम देखना चाह रहे हैं अब इस ट्रीटमेंट का क्या असर पड़ा है, तो वो CRP ज़्यादा अच्छा हमें बता देगा। क्योंकि जो ESR है वो रेस तो कर जाता है, लेकिन वो वापस आने के अंदर, उसको कम होने के अंदर जो है वो टाइम लगता है। ट्रीटमेंट की बात करें सेप्टिक शॉक के अंदर, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे उसको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया को कवर कर लेती है, और IV के थ्रू हम देंगे एंटीबॉडीज़ ताकि फास्ट रिस्पॉन्स हो। अगर हम सिवियरिटी की बात करें शॉक की, तो अगर हम देखें तो शुरू में जब शॉक होगा तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन फिर शॉक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा, माइल्ड होगा, मॉडरेट एंड देन सोयर। तो लैक्टिक एसिडोसिस पहले थोड़ी सी है, फिर ज़्यादा और फिर मज़ीद ज़्यादा। यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, पहले तो नॉर्मल होगा, लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो कॉन्शियसनेस है वो पहले नॉर्मल होगी, माइल्ड एंजाइटी होगी, ड्राउजीनेस होगा, कॉन्शियसनेस थोड़ी कम होगी और फिर कोमाटोज हो सकता है पेशेंट। रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगा कि पहले नॉर्मल है, फिर इंक्रीज़ करेगा ताकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और फिर लेबर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके पेशेंट जो है वो रेस्पायर कर रहा होगा बहुत तेज़ तेज़। पल्स रेट जो है वो हमारे पास पहले माइल्ड इंक्रीज़ होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हार्ट कोशिश कर रहा होगा कि जो ऑक्सीजन जो आगे देना है, पहुंचाना है, वो पहुंचा सके, ऑक्सीजन की नीड्स को पूरा कर सके। BP हमारा पहले तो नॉर्मल होगा, लेकिन फिर माइल्ड हाइपोटेंशन होगा और फिर सुअर हाइपोटेंशन हो जाएगा। एंड पॉइंट रिससिटेशन का क्या मतलब है कि जो सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल के ऊपर आ जाएंगी, पल्स नॉर्मल हो जाएगी, यानी थेरेपी और मेंटेनेंस देने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद BP, पल्स, यूरिन आउटपुट वो सब नॉर्मल पे आ जाएगा, तो वो एंड पॉइंट होगा हमारी थेरेपी का, मैनेजमेंट का। अब अगर हम समरी की बात करें तो यानी कि सारे जो अभी हमने शॉक पढ़े हैं उनकी एक हम जो है वो समरी देखते हैं। अब पहला हम इस बेसिस पे देख रहे हैं कि मसला ब्लड के अंदर है, वेसल्स के अंदर है, या जो हमारा मसला है वो हार्ट के अंदर है। तो इस बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो ब्लड के अंदर मसला कौन से दो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में होता है, एक है हाइपोवॉल्यूमिक और दूसरा है डिसोसिएटिव। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या है, मसला ब्लड की किस चीज़ में है कि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, डायरिया है, स्वेयर, ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज हुआ है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, या जो है वो डिहाइड्रेशन हुई है, या सीरियस बर्न्स हो गए हैं जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। या हो सकता है कि ब्लड वॉल्यूम तो ठीक हो लेकिन ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो गई हो, जो डिसोसिएटिव शॉक में होता है। हो सकता है नाइट्रेट पॉइजनिंग हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड पॉइजनिंग हो, अनीमिया हो। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये था मसला ब्लड में। अब मसला हो सकता है वेसल्स के अंदर हो। अब वेसल्स के अंदर मसला क्या है कि वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट कर गई हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में होता है कि वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट कर गई हैं, वाइजो डायलेशन हो गया है। अब वाइजो डायलेशन की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है और जो वेसल्स हैं उसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वाइजो डायलेशन हो रही है। तो इसमें कॉज क्या होगी, इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, SCI। एनाफाइलेक्टिक शॉक में वेजोडाइलेशन क्यों हो रही होती है, क्योंकि हिस्टामीन जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है वो वेजोडाइलेशन करा रहा होता है। तो ये कॉज क्या है इसका, एलर्जिक रिएक्शन। सेप्टिक शॉक के अंदर वेजोडाइलेशन हो रही है, और क्यों वेजोडाइलेशन हो रही है, क्योंकि कोई बैक्टीरिया है जो कि आ गया है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास वेजोडाइलेशन हो रही होती है। ब्लड वेजोडाइलेट कर रहा होगा ताकि उस बैक्टीरिया के पास ज़्यादा ब्लड के अंदर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को जाके किल करें, तो बॉडी के अंदर ब्लड
वेसोडाइलेट होंगी वेसल्स, ताकि ब्लड उन जगहों पे पहुंच जाए जहाँ पे बैक्टीरिया है और वहाँ पे जाके उस बैक्टीरिया को किल कर सके। ब्लड के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं डिफरेंट, जो कि मैक्रोफेजेस वगैरह एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोकाइंस वगैरह जो रिलीज़ हो रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन में और डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो वो वहाँ पे जाके पहुँचे और बैक्टीरिया को किल कर सके, इसलिए वेसोडाइलेशन हो रही होगी सेप्टिक शॉक के अंदर। तो यहाँ पे सेप्सिस आ गया इसकी कॉज। सेप्टिक शॉक की मोस्टली सेप्सिस होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पॉइजनिंग। साइकोजेनिक शॉक में क्या होगा कि पेशेंट का टेम्पोरेरली लॉस हो जाएगा, ब्रेन और वेसल्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो टेम्पोरेरली लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कोई पेशेंट को इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, एंजाइटी हुई है या फेंटिंग हो गया है फियर की वजह से। अब हम देख रहे हैं कि मसला हमारे हार्ट के अंदर है। हार्ट के अंदर मसला है तो दो टाइप्स हो सकती हैं, एक है कार्डियोजेनिक, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव। कार्डियोजेनिक में क्या है कि जो मसला है वो हार्ट के अंदर है कि हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कर रहा? क्योंकि हो सकता है कार्डिक अरेस्ट हो गया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया हो, या उसकी जो कंडक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई हो। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि हार्ट तो ठीक है, लेकिन जो हार्ट की ग्रेट वेसल्स हैं उसके अंदर कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई ब्लॉकेज आ गया है। जैसे कार्डिक टेम्पोनेट है कि कार्डिक टेम्पोनेट यानी कि जो हार्ट के इर्द गिर्द हमारी पेरिकार्डियम है उसके अंदर परफ्यूजन हो गई है, वो नहीं जाने दे रहा ब्लड को आगे, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स आ गया, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सारी थी हमारे सारे काइंड्स ऑफ शॉक की। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।